ओके, सो अगला टॉपिक है हेपेटाइटिस। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस बेसिकली एक लिवर डिजीज़ है, लिवर डिसऑर्डर है। ठीक है। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है हमारे पास, एक सेकेंड, एक मिनट। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस का जो वर्ड है ये दो ग्रीक लेटर से इसको ड्राइव किया, यानी कि ग्रीक ज़बान का वर्ड है। हेपा का मतलब, हेपा का वो जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए, और आइटिस जहाँ पर भी लिखा हुआ हो, आइटिस का मतलब हमेशा होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फ्लामेशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है, ये तो यानी कि लिवर की इन्फ्लामेशन। ठीक है। सल्पिंजाइटिस है यानी कि फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन। मेनिंजाइटिस है ब्रेन की लेयर्स की इन्फ्लामेशन। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बेसिकली होता क्या है, लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली इसकी होती कैसे है, मेन रीज़न वायरस होता है, HAV, HBV, HCV, HDV। ठीक है। ये कुछ बेसिक से वायरस हैं जिनमें मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस और HCV। ठीक है। या तो ये किसी वायरस की वजह से होगा या ग्लैंड्यूलर अफेक्शन की वजह से होगा। अब व्हाट इज़ ग्लैंड्यूलर अफेक्शन? ग्लैंड्यूलर अफेक्शन का मतलब होता है कि ग्लैंड्स की कोई भी रिलेटेड डिजीज़। अब इसकी डेफिनेशन हम इसको यूनिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर सेल्स के, लिवर सेल्स लिवर के कौन से होते हैं, हेपेटोसाइट्स। लिवर सेल्स की बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी गैर इन्फेक्शन चीज़ों की वजह से। ठीक है। ज़रूरी नहीं है हेपेटाइटिस सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से हो, इन्फेक्शन की भी वजह से होता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ भी हैं जो हेपेटाइटिस करवाते हैं जो इन्फेक्शंस में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। और सबसे मेन जो लीडिंग कॉज है हेपेटाइटिस का वो है सेल डिजनरेशन, नेक्रोसिस एंड फेलियर। सेल डिजनरेशन कैसे होती है, नेक्रोसिस कैसे होता है और आखिर में लिवर फेलियर कैसे होता है, ये हम इसकी पैथोजेनेसिस में देख लेंगे। अब हेपेटाइटिस की भी क्लासिफिकेशन है, यानी कि हेपेटाइटिस को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, एक अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट हमें पता है कि ऐसी भी बीमारी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सडन होती है, रैपिड ऑनसेट होती है, मेडिसिन के बगैर ठीक हो जाती है यूजुअली, या तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी या मरीज़ की जान ले जाएगी। ये कुछ अक्यूट डिजीज़ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे बेसिक से, जो आपको हर अक्यूट डिजीज़ में मिलेंगे। अक्यूट हेपेटाइटिस में बेसिकली लिवर सेल्स की सडनली इन्फ्लामेशन हो जाती है जो कि 6 महीने से कम अरसे के लिए रहती है। क्रॉनिक और अक्यूट को कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? अक्यूट अगर हेपेटाइटिस होगा तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन क्रॉनिक 6 महीने से ज़्यादा तक चलता है। ठीक है। ये रहेगा 6 महीने तक और 3 से 4 महीनों में ट्रीट हो जाएगा। ये ज़्यादातर HAV और HEV की वजह से होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स है जॉइंटिस होगा, ज़ाहिर सी बात है लिवर ख़राब हो रहा है तो बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्किन, आइज़, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, हैंड्स, फीट सबके कलर येलोइश नज़र आने लग जाएंगे, क्योंकि ब्लड में ब्लू रिबन आ जाएगा। ब्लू रिबन यूजुअली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वहाँ से इंटेस्टाइन में चले जाता है, लेकिन जॉइंटिस तब प्रोमिनेंट होता है जब वो ब्लू रिबन इंटेस्टाइन में जाने के बजाय हमारे ब्लड में लीक हो जाता है। तो जॉइंटिस मेन सिम्टम आएगा। लिवर की वजह से ये तो ज़ाहिर सी बात है वॉमिटिंग होगी। कुछ केसेस में ज़ाहिर सी बात इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो फ़ीवर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फ़ीवर के साथ अगर चिल्स हैं तो मेन मोस्ट प्रोबेबली वो इन्फेक्शन की वजह से। फटीग, थकावट होगी, नौसिया, मतली जैसे सिम्टम्स हमें मिलेंगे। अब है हमारे पास क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लिवर की इन्फ्लामेशन जो कि 6 महीने से ज़्यादा के अरसे से चल रही है, ये हमेशा क्रॉनिक नेचर की होती है और ये फटाल यानी कि जानलेवा हो सकती है। ये हमेशा हेपेटाइटिस B और C से होगा। याद रखना, अक्यूट हेपेटाइटिस हमेशा A और E से होता है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस हमेशा B और C से होता है। क्रॉनिक हमेशा हमें चीज़ों को पता है कि यार क्रॉनिक जो भी डिजीज़ होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, हमें उसके सिम्टम्स नहीं पता चल रहे होते। तो जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है ना, वो स्टार्ट के स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसके कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। जब वो बिगड़ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है बॉडी में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाएंगे, तो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। इसकी वजह से सिवियर हेल्थ इश्यूज़ पेशेंट को हो सकते हैं और आखिर में पेशेंट का परमानेंट लिवर फेलियर हो जाएगा और उसको लास्ट में लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अब क्रॉनिक के सिम्टम्स क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि शुरू के स्टेज में तो सिम्टम आएंगे नहीं, जब बिगड़ जाएगा, सेल में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, फिब्रोसिस हो जाएगा, तब आएंगे सिम्टम्स। हेपेटोमेगाली यानी कि लिवर साइज़ में बढ़ जाएगा। बाद में जो साइंस आएंगे वो डायरेक्टली सिरोसिस के आएंगे। देखो यहाँ पे स्टार्ट में कोई साइन नहीं आएंगे क्रॉनिक में, बाद के स्टेजेस में साइन आएंगे तो जाहिर सी बात है सिरोसिस के ही होंगे, क्योंकि लिवर में प्रॉपरली जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंटली डिजनरेशन हो जाती है। अब सिरोसिस के क्या साइन होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को सिरोसिस है? सबसे पहले उसको असाइटिस होगा, ठीक है, उसको स्पाइडर एंजियोमा होगा और एडिमा होगा। ये तीन, इसको ऐसे याद रखो, ASE, ये तीन बेसिकली साइंस हैं किसके? सिरोसिस के। एसाइटिस यानी कि पेशेंट के एब्डोमेन में पानी भरा हुआ होगा, ठीक है।
स्पाइडर एंजियोमा यानी कि इसकी जो वीन्स हैं वो स्पाइडर्स वीन्स की तरीके से हमें नज़र आएंगी। और एडिमा इसके बॉडी पे स्वेलिंग होगी, ठीक है। बेसिकली ये 3 साइन है सोरासिस के। और माइल्ड सा जॉइंटिस होगा। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो इसकी 2 टाइप्स थी, एक्यूट और क्रॉनिक। अब इसकी क्लासिफिकेशन के सबसे पहले है हमारे पास अमेबिक हेपेटाइटिस। अमेबिक हेपेटाइटिस बेसिकली ज़ाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होगा, जो कि बेसिकली अब जाएगा कैसे, ये पोर्टल वीनस सिस्टम के थ्रू हमारी आंतों से लिवर में चला जाएगा और वहाँ पर जाके लिवर की एब्सेस करवा देगा। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में होता है जिनको कोई क्रॉनिक आंतों के मसले चल रहे हों, ठीक है। और ये हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। हाफ ऑफ द पेशेंट्स जिनको अमीबिक कोलाइटिस है उनको ये मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। देखो, अमीबिक हेपेटाइटिस हमेशा तभी होगा अमीबा की वजह से होगा, और अमीबा हमेशा जो है कोई इंटेस्टीन के डिसऑर्डर में हमेशा हमें मिलेगा। हाईली इन्फेक्शियस होता है, फ़ौरन फैल जाता है, जो कि अच्छा, अमीबिक हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर का जो राइट लोब है, लिवर के 2 लोब्स होते हैं ना, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो जो अमीबिक हेपेटाइटिस है वो लिवर के राइट लोब को अफेक्ट करता है। जब लिवर का राइट लोब जो है बहुत ही हाईली इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ठीक है। लिवर एब्सेस यानी कि छोटे छोटे लिवर के ऊपर दाने बन जाएंगे जिसमें पस होगी, लिवर एब्सेस शुरू हो जाएगा। जो दाने होंगे ना वो ब्राउनिश कलर के हमें नज़र आएंगे, ब्राउनिश येलो, ब्राउन और येलो कलर के हमें नज़र आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर अमीबिक हेपेटाइटिस ऐसे लोगों में होती है जिनको अमीबिक डायसेंट्री होता है। अमीबिक डायसेंट्री का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जिसके इंटेस्टीन में अमीबा मौजूद है, ठीक है। अमीबिक डायसेंट्री 2 टाइप की होती है ना, एक बेसिलरी डायसेंट्री, एक अमीबिक डायसेंट्री। अमीबिक डायसेंट्री अमीबा की वजह से होती है, बेसिलरी डायसेंट्री बेसिलाई की वजह से होती है। तो जिन पर्सन को काफ़ी लंबे अरसे से अमीबिक डायसेंट्री है, देखो डायसेंट्री और डायरिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डायरिया ऐसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये हो कैसे रहा है, अमीबिक डायसेंट्री हो कैसे रही है भाई। अब अमीबा चले गया तो बॉडी में चेंजेस क्या आ रही है जो कि अमीबिक हेपेटाइटिस करवा रहा है। लिवर तक कैसे गया, इंटेस्टीन से, इंटेस्टीन में अगर अमीबा मौजूद हो तो लिवर तक कैसे जाके उसने हेपेटाइटिस करवा दिया। सबसे पहले अमीबा जैसे ही हमारे लिवर में एंटर होगा, जाहिर सी बात है बॉडी में एक बैक्टीरिया आ गया है और साइड से एक पैरासाइट आ गया है ना, तो बॉडी में एंजाइमेटिक नेक्रोसिस आ जाएंगे। एंजाइमेटिक नेक्रोसिस का मतलब क्या है कि जो एंजाइम्स हैं वो नेक्रोसिस प्रोड्यूस करवाना शुरू करवा देंगे। उसके बाद लिवर के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो से एब्सेस, पस फॉर्मेशन, पस फिल्ड दाने बन जाएंगे। अब होगा क्या कि ये जो एब्सेस होंगे जिसमें पस मौजूद होगी, इनमें होगा क्या, इनमें बेसिकली न्यूट्रोफिल्स होंगे और लिक्विफाइड लिवर सेल्स। लिवर की जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स वो घुल जाएंगे। जाहिर सी बात है एंजाइमेटिक जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे और लिवर के सेल्स में नेक्रोसिस करवा देंगे। नेक्रोसिस होगा तो लिवर के सेल्स जाहिर सी बात है घुलना शुरू हो जाएंगे, तो वो बेसिकली कहलाएगा लिक्विफाइड लिवर सेल्स। तो वो जो बेसिकली यहाँ पे एब्सेस बन रहा है लिवर के ऊपर, उनमें जो पस है वो पस मिलके बनी होगी न्यूट्रोफिल से, और जो लिवर सेल्स लिक्विफाइड हो गए हैं उनसे, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास, एक तो हो गया अमीबिक हेपेटाइटिस, दूसरा है ड्रग और टॉक्सिन इंड्यूस हेपेटाइटिस। ये नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई पर्सन एक्सेसिव मेडिसिन ले रहा है या वो अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है तो उसको हेपेटाइटिस ये वाला हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एक पर्सन है जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद भी उसको केमिकल्स लगे जा रहे हैं, तो वो इनहेल कर रहा है। जाहिर सी बात है हमारा लिवर क्या करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है ना। लेकिन कब तक, अब एक चीज़ कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रही है, हम भी फॉर एग्जांपल एक घर में बंद हैं, बाहर लोग मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक हद तक उसको रोक सकूँगी ना, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली हूँ। हमारी बॉडी में मल्टीपल लिवर्स तो नहीं है, एक ही लिवर है। अब कंटिन्यूसली केमिकल एक्सपोजर हो जा रहा है तो लिवर भी कहीं जाके थक जाएगा। तो बेसिकली इस वजह से होता है, या अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। केमिकल्स जैसे कि मर्क्यूरीज हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेनॉल हमारा अल्कोहल हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, फॉस्फोरस, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेन किलर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं जो कि फ़ैट से बनती हैं, इसके अलावा दूसरे ड्रग्स हैं जो कि बेसिकली इस टाइप के हेपेटाइटिस को करवाने के रिस्पॉन्सिबल वो है होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल हेपेटाइटिस। हमें नाम से पता चल रहा है कि अल्कोहल की वजह से होता है। तो ऐसा पर्सन जो कि कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहा है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्कोहल हेपेटाइटिस के बनस्बत ऐसे पर्सन के जो कि इंटरमिटेंट ड्रिंकिंग करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेली ड्रिंकिंग करना अल्कोहल की डेंजरस है। डेली कंजम्पशन से अल्कोहल की जाहिर सी बात है वो एक केमिकल है, वो ख़तरे वाली चीज़ है। तो लिवर अल्कोहल को, मेडिसिन को, या दूसरे टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई में मदद करता है। लेकिन अब
लिवर कंटिन्यूसली डिटॉक्सिफिकेशन करे जा रहा है और हम अल्कोहल लिए जा रहे हैं, डेली लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, लिवर का साइज़ बढ़ जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी उसके सेल्स में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब अल्कोहल की डेली कंजप्शन की जाती है तो उससे लिवर में स्वेलिंग आ जाती है और लिवर के सेल्स सूजना शुरू हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वो वाहिद हेपेटाइटिस है जो कि लिवर सिरोसिस की तरफ बहुत तेज़ी से लेके जाता है और ये लिवर को कम्प्लीटली फेल भी करा सकता है अगर उसको डेली लिया जाए। अब इससे अफेक्ट क्या हो रहा है, हमने अल्कोहल इंटेक किया और वो जो अल्कोहल यानी कि जो इथेनॉल से बना था उसने लिवर सेल्स को मेटाबोलाइज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि लिवर के सेल्स को घुलाना शुरू कर दिया। अब जब इथेनॉल ने लिवर सेल्स को मेटाबोलाइज़ करवाया, जब लिवर के सेल्स घुल रहे थे तो उनके अंदर से एसिटाइलडिहाइड निकलना शुरू हुआ जो कि बेसिकली इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। उसके बाद लिवर के सेल्स का नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया और जब नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, जाहिर सी बात है नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ। जब सेल डेथ होगी बॉडी को पता चलेगा कि भाई सेल की यहाँ पे डेथ हो रही है, सेल मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा और न्यूट्रोफिल्स जहाँ पर कोई ट्रॉमा हो रहा है या जहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे फ़ौरन से, वहाँ पर मैलरी बॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। मैलरी बॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, जो प्रोटीन डैमेज हो गया है वो प्रोटीन जमना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये होगा क्या, हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स के बीच में मैलरी बॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। जो प्रोटीन डैमेज हो गया है, टूट फूट गया, वो कोई काम करने के काबिल नहीं है, नॉन फंक्शनल हो गया है, वो लिवर सेल्स के दरमियान में जमना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, फाइनली फिब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। और जब फिब्रोसिस हो गया है तो फिब्रोसिस के बाद जाहिर सी बात है, फिब्रोसिस के बाद तो सिरोसिस ही होता है और अगर फिब्रोसिस होने के बावजूद भी पर्सन डेली अल्कोहल ले रहा है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसका वो सिरोसिस की तरफ चला जाएगा और लास्ट में फाइनली लिवर डेथ, लिवर फेलियर। अब इसके कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने बताया हेपेटाइटिस ए बेसिकली वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जाहिर सी बात है एचआईवी की वजह से होगा। और एचआईवी दो टाइप के वायरसेस होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो एचआईवी बेसिकली आरएनए वायरस है और ये टाइफाइड की तरह फैलता है, ठीक है। ये अक्यूट होता है हमेशा, ये क्रॉनिक की तरफ बहुत ही कम प्रोग्रेस करता है, अक्यूट इन्फेक्शन के तौर पर ये अपेयर होता है। जैसी वायरस बॉडी में एंटर होता कैसे है, कंटामिनेटेड फूड और प्रोडक्ट, गंदे हाथों से बने हुआ या गंदे पानी या गंदे खाने का इस्तेमाल करने से हमें एचआईवी हो सकता है, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, डिफरेंट वायरसेस हैं, डिफरेंट रूट होते हैं ट्रांसमिशन के। तो एचआईवी हमें लगेगा कैसे, बेसिकली ये फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। फीकल यानी कि फेसेस, ओरल यानी कि माउथ के थ्रू, ठीक है। बेसिकली हेपेटाइटिस ए वायरस फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है और इसका मतलब है कि ये वायरस किसी के फीसेस यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसेस के ज़रिए फैलेगा जो कि दूसरे इंसान में जा सकता है, या अगर उस इन्फेक्टेड शख्स ने किसी, जिसके फॉर एग्जांपल एक शख्स को हेपेटाइटिस ए वायरस है और उसने खाना या कोई पीने की चीज़ मुझे ला के दे दी, वो पैसे से इन्फेक्टेड था, तो मुझे भी हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फैलता है, वायरस हमेशा फैलता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है लिवर का, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होता है और इससे कोई भी कैरियर स्टेट नहीं बनती है, समटाइम्स बन भी जाती है। कैरियर स्टेट का मतलब क्या होता है, एक शख्स जो कि जिसके अंदर वायरस मौजूद है लेकिन उसकी बॉडी में वायरस उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन वो शख्स दूसरों के अंदर वायरस पहुँचा सकता है, तो ये कैरियर स्टेट कहलाती है। एचआईवी में कैरियर स्टेट बहुत ही रेयरली बनती है। ये हमें वायरस अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो यूरिन, सलाइवा, सेमेन में नहीं नज़र आएगा, ये सिर्फ ब्लड में ही रहता है। और ब्लड में तो रहता है लेकिन किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसका ब्लड कहीं पे गिर गया, अब हमने तो पढ़ा कि हेपेटाइटिस ए वायरस तो ब्लड में ही रहता है, तो अगर कोई हेल्दी शख्स उस ब्लड को छू ले तो उसको ये वायरस नहीं फैलेगा क्योंकि ये कैरियर स्टेट नहीं रखता है, ये बहुत ही रेयरली किसी को ब्लड के थ्रू लग जाएगा, ठीक है। बेनाइन होता है यानी कि जानलेवा नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपनी हद तक ही रहती है, अपनी बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ती है। ये ज़्यादातर जवान लोगों को अफेक्ट करता है और बूढ़े लोगों को अफेक्ट करता है। ये स्पोरेडिकली यानी कि कम लिमिटेड जगह पे फैल सकते हैं और एपिडेमिक भी हो सकता है, यानी कि एक शहर में भी पूरा फैल सकता है। ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर फैलता है जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होती है, यानी कि सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं होता, गंदगी बहुत होती है, वहाँ पर फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 6 वीक। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है जब बॉडी में एंटर हो, यानी कि 15 से 45 दिन तक बॉडी में रहता है, अपने आप को फैलाता है और 15 से 45 दिन यानी कि 2 से 6 हफ्तों बाद वो अपने सिम्टम्स शो करता है। अब ये होता कैसे है, गंदी जगह पर रहने से होता है। अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हो, गंदे हाथों से खाना खा रहे हो, बना रहे हो, तो आपको हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ये जो है हमारे पास जीनो वायरस है, ये ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है।
या किसी एक शख्स है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ है, तो मैं उसके साथ बैठूँ, उसकी प्लेट में खाना खाऊँ, उसके उतरे हुए कपड़े पहनूँ, तो मुझे भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन, अच्छा हेपेटाइटिस जैसे हमने ये पढ़ा था कि वो सीमेन, यूरिन, सलाइवा में नहीं आता, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस हमें खून में भी मिलेगा, आंसुओं में भी मिलेगा, सलाइवा में भी होता है, वजाइनल डिस्चार्जेस में और सेवन में, दोनों में हमें मिलेगा। ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। ये पेरेंटल और बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक मदर है, मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसको भी हो सकता है, बच्चे को लाजमी होगा। और इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट कर लिया, उसके आंसू पुछा दिए या कुछ भी, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत ईजिली फैल जाएगा। ये डायरेक्टली लिवर के सेल्स को अफेक्ट करता है और इसको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो ये क्रॉनिक बन जाएगा। ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी ऐसे लोगों को होता है, ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के चांसेस होते हैं कि वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवर का कैंसर हो सकता है। ठीक है। या लिवर का कम्प्लीटली या मुस्तकिल तौर पर जो है लिवर फेलियर ये करवा सकता है, इतना डेंजरस होता है। ये लिवर सेल्स को डायरेक्टली अटैक करता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसको SVH भी कहते हैं, यानी कि सीरम वायरल हेपेटाइटिस भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब ये वायरस बेसिकली लिवर को अफेक्ट करता है, खून के सेल्स को अफेक्ट करता है, और यही वजह है कि ये ईजिली ब्लड के थ्रू एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाएगा। ठीक है। हेपेटाइटिस बी डायरेक्टली दूसरे पर्सनस को फ़ॉरेन कॉन्टैक्ट से जो है वो लग जाता है। ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये दरअसल 4 से 6 हफ्ते जो वायरस जिस्म में रहता है, 4 से 6 हफ्ते अपनी तादाद बढ़ाने के बाद ये सिम्टम्स शो करता है। अब इसका कॉजेज़ क्या है? अगर एक गंदी सिरिंज के थ्रू किसी को इंजेक्शन लगा दिया है, या एक इन्फेक्टेड पर्सन को, एक हेपेटाइटिस बी वायरस के पर्सन को इंजेक्शन लगाया और उसी सिरिंज को किसी हेल्दी पर्सन के लगा दिए, तो हो सकता है। अगर टैटू किसी ऐसे शख्स ने बनवाया जिसको हेपेटाइटिस बी हो, तो दूसरों को भी हो सकता है। एक्यूपंक्चर सेम वही है। अगर किसी का गंदा खून, वायरस वाला खून लगा दिया, तो हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। कोई अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा तो होगा। इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल चीज़ें, कपड़े, अंडरगारमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने से हो सकता है। ऐसे शख्स जो कि हेल्थ केयर फील्ड में काम करते हैं कंटिन्यूसली, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब वाले, कंटिन्यूसली उनको लोगों का ब्लड ड्रॉ करना होता है, तो उन लोगों को हो सकता है। ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स उनके होते हैं। अच्छा, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, तो वहाँ के स्टाफ को हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कांटेक्ट के बाद हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का सलाइवा, सीमेंट, टेयर्स या ब्लड या वजाइनल सिक्रीशंस को आपने टच कर लिया, तो आपको हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जिनको रीनल डायलिसिस चल रहा है, उनको हो सकता है। सिम्टम्स क्या आएंगे? मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है, एब्डोमेन में पेन होता है, बुखार आता है, जॉइंटिस हो जाता है, डिजीनेस होती है, बॉडी में डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी कि बॉडी में येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को जो है वो बेचैनी होती है। अब इसके अलावा और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, जॉइंट्स में पेन होगा, नींद नहीं आती, और बॉडी पे वो हाथ नहीं लगाने दे सकता, बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी सेंसिटिव हो जाती है, टच करने से उसको पेन होता है। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? HBV की वैक्सीन लगवा सकते हैं, साफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 सिरिंज एक पर्सन पर यूज़ कर लिए, दोबारा उसको किसी और पे यूज़ नहीं करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रही है तो ख्याल रखेंगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खून तो नहीं लिया जा रहा है। अगर को हमें पता है कि इसको HBV है तो हम उससे कॉन्टैक्ट अवॉइड करेंगे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, इन्वायरमेंटल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, माहौल की हाइजीन का, अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखेंगे, और इस हवाले से स्प्रेड अवेयरनेस फैलाएंगे। टेस्ट क्या करवा सकते हैं? HBsAg हम टेस्ट यूजुअली कॉमनली करवाते हैं। अब हेपेटाइटिस सी बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है लिवर का। ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो सकता है, एज यू ऑलरेडी नो। पेरेंटल भी हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट जो कि हेपेटाइटिस बी था, यानी कि मदर टू बेबी भी हो सकता है, और अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को आपने टच कर लिया, उसके साथ बैठ गया तो हो सकता है। अब ये फैलता कैसे है? खून के ज़रिए फैलता है, ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू फैलता है, पेरेंटल ड्रग एब्यूज़ के थ्रू फैलेगा। किसी को हीमोडायलिसिस हो रहा है, अचानक से किसी के बॉडी में कोई कट लग गया है, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी का वायरस मौजूद होता है, उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। नीडल्स हम यूजुअली घर में सुइयाँ रखी हुई होती हैं, बॉडी में घुसेड़ देते हैं, उससे भी हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है। या ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि ज़्यादा इस चीज़ का काम करते हैं, उनको हो सकता है। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो कॉज है बेसिकली लिवर डिजीज़ का, वो हेपेटाइटिस सी वायरस है। यहाँ पे HBV लिखा हुआ है, बट ये SCV है। हेपेटाइटिस बेसिकली सी RNA वायरस है। ये ब्लड के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। 90% जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस हैं वो बेसिकली हेपेटाइटिस सी की वजह से ही होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली है।
और ये इसका हायर रेट है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाई रेट है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है शुरू के स्टेजेस में। देखो हेपेटाइटिस ए है, बी एक्यूट हमने पढ़ा, बी और सी कितने डेंजरस है, और ये कई सालों तक डायग्नोज ही नहीं होता इतने टेस्ट के बावजूद भी। 50% हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है, 15 से 20% क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की तरफ जाता है, और 50 से ज़्यादा जो है वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बॉडी में 20 से 90 दिन यानी कि 50 दिन तकरीबन रहता है, फिर सिम्टम शो करता है, या समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक होता है। और जब एसिम्प्टोमेटिक है, ज़ाहिर सी बात है, तो 50 दिन बाद या 20 से 90 दिन बाद वो बॉडी में अपनी गंदगी शुरू कर देगा। अभी हो जाए किसी वजह से किसी का गंदा खून लगा दिया, इन्फेक्टेड खून लगा दिया। अच्छा, ऐसे लोग जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि हेल्थ केयर में काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना की बेसिस में उनका कॉन्टैक्ट होता है बीमार लोगों से, तो उनको हो सकता है ज़्यादा चांसेस होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, हो सकता है ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करने से हो सकता है। ऐसे लोग जो लैब्स में काम करते हैं उनको होता है कोई इन्फेक्टेड नीडल प्रिक कर दिए तो हो सकता है, और किसी मुतासरा बीमार उस इन्फेक्शन से शख्स की चीज़ें संभाल करने। तो सिम्टम्स क्या आते हैं, शदीद बुखार होगा, तेज़ जॉइंटिस होगा, शुरू में तो सिम्टम्स आते ही नहीं है, 5 से 10 दिन बाद, डायग्नोसिस के 5 से 10 दिन बाद जो है लिवर सिरोसिस से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा इस पेशेंट को तो कैंसर है, क्योंकि भाई वो कई सालों से हो रहा था। जब डायग्नोस हुआ, डायग्नोस के लिए मजीद टेस्ट करवाया तो पता चल जाएगा कि लिवर सिरोसिस हो गया है, या लिवर कैंसर हो गया है, या लिवर फेलियर हो गया। उल्टी और क्या होती है, भूख नहीं लगती है, लिवर जहाँ पर है हमारे वहाँ पर पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, नींद नहीं आती, बीपी हमेशा लो रहता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और हमें जॉइंटिस के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि डिस्कलरेशन। बचा कैसे सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट नहीं रखना, सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने हैं, वैक्सीनेशन HCV वैक्सीनेशन हम करवाते हैं वो करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफली प्रिपेयर करना है, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करना है, और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को इस्तेमाल हमने नहीं करना है। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, बेसिकली एक टेस्ट होता है anti-HCV, वो करवा सकते हैं। वो आता है हेपेटाइटिस डी, बेसिकली डेल्टा वायरस इन्फेक्शन विद डेल्टा वायरस, हेपेटोसाइट्स न्यूक्लियाई के अंदर अगर डेल्टा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो बेसिकली हेपेटाइटिस डी कहलाता है। हेपेटाइटिस डी बेसिकली डिफेक्टिव वायरस है जिसमें HBV हेल्प करता है, यानी कि हेपेटाइटिस डी है तो इसका मतलब है कि बॉडी में हेपेटाइटिस बी भी मौजूद है। 2 से 4 हफ्तों तक बॉडी में ये इंक्यूबेट करता है। अब ये होता है कैसे, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट ब्लड के थ्रू मदर टू बेबी के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। इसका हाई रिस्क होता है, जिसको डी होगा ना हेपेटाइटिस डी, उसका हाई रिस्क है कि भाई इसको कहीं ना कहीं HBV मौजूद है, तो हमें फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस डी है तो लास्ट में उसको हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, और हेपेटाइटिस बी मोस्ट डेंजरस है। होमोसेक्सुअल, इंट्रावीनस ड्रग के थ्रू, हेल्थ केयर वर्कर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हो सकता है। बेसिकली ये RNA वायरस से डायरेक्टली लिवर के सेल्स को अफेक्ट करता है। ऐसा पर्सन जिसको हेपेटाइटिस बी है उसको हेपेटाइटिस डी हो सकता है, और अगर ऐसा शख्स जिसको हेपेटाइटिस बी है तो लाजमी उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी भी मौजूद होगा। यानी कि अगर हेपेटाइटिस बी हो गया है तो डी होने का भी खतरा होता है, और अगर डी पहले से मौजूद है तो इसका मतलब बी भी बॉडी में होगा। डायरेक्टली साइटोपैथिक इफेक्ट्स इसके लिवर पे होते हैं। एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म नहीं पता कि हेपेटाइटिस डी बेसिकली बॉडी में लिवर को अफेक्ट कैसे करता है, ये अभी तक कोई जान नहीं पाया। सिम्टम्स क्या होते हैं, HBV के जो सिम्टम्स हैं ना, सॉरी HDV के जो सिम्टम्स है वो HBV से सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे कि उल्टी आना, मतली होना, सर दर्द होना, भूख नहीं लगना, बुखार, जॉइंट डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, स्प्लीन का बढ़ जाना, BP का लो हो जाना, नींद नहीं आना, और बेचैनी, ठीक है। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, वैक्सीनेशन करवाएंगे, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, ऐसी जगह जहाँ पर हुजूम है वहाँ नहीं जाएंगे, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का ख्याल रखेंगे, इंटरकोर्स प्रोटेक्टेड करेंगे, हाथों को सही से हम साफ़ करेंगे, और इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल चीज़ों को इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो ये है HBV के जैसा ही सिमिलर होता है, जैसे कि सिम्टम्स वाइज सिमिलर होंगे। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं ये हमने देख लिया। अब हेपेटाइटिस ई वायरस बेसिकली एंडेमिकली फैलता है, और ये ज़्यादातर जवानों में और ऐसे लोग जो मिडिल एज होती है 30-40 इस तरीके से इनको होता है। ये गंदे पानी और खाने का इस्तेमाल करने की वजह से जो है वो फैलता है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 8 हफ्ते। ये फैलता है गंदे पानी और खाने का इस्तेमाल करने के बाद, जैसे कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे सैलाब वगैरह हो, या ढका हुआ खाना नहीं रखा हुआ, इन्फेक्शन आ गया स्ट्रीट फूड लेने से। ऐसे इलाके जहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम अच्छा नहीं हो, ये RNA वायरस होता है, बेसिकली माइल्ड नेचर का होता है, इसे क्लॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं होती। हाँ, ज़्यादातर मोर्टेलिटी रेट इसका ज़्यादातर औरतों में है। ऐसी औरतों में अगर जिनको हेपेटाइटिस ई वायरस प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 9वें महीने में, 3, 6, 9, 9वां महीने जब उनको हो तब हो जाए, तब हम कह सकते हैं
सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जा सकता है। ये स्टूल में, बाइल में, लिवर में मौजूद होता है। सिम्टम्स क्या हैं? जॉइंट पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉइंटिस हो सकता है, फीवर, उल्टी के आना, भूख नहीं लगना, इरिटेबिलिटी, बेचैनी होना, डिस्कम्फर्ट और स्लीपलेसनेस। इनटेक अवॉइड कर देंगे गंदे खाने का। बॉयल वाटर हमेशा हम पियेंगे, बॉयल वाटर ही वैसे हमें पीना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, हाथ को साफ़ करेंगे खाना बनाने से, खाना खाने से पहले, और लोगों के अंदर इस सफाई का ख्याल रखने के हवाले से अवेयरनेस पैदा करेंगे। हेपेटाइटिस डी वायरस बेसिकली बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। ABC से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। RNA वायरस है। ये बेसिकली एक PCR टेस्ट करने के ज़रिए जो है डिस्कवर हुआ था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली ब्लड डोनर्स में मिलता है। ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस हों उनको हो सकता है। ऐसे लोग जो कि इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं, सिरिंज के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, उनको हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको HIV हो उनको हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। बेसिकली स्किन के ज़रिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन को टच कर लिया, आपको हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। बहुत ही रेयरली इसके केसेस मिलते हैं, तो यही वजह है कि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई है। कॉमन रेमेडीज़ हम कौन सी डिजीज़ हैं? टॉप रेमेडी जेलेडोनियम है, बेल है, ब्रायोनिया है, नेटम सल्फेनक्स फार्मिका मर्क्सोल है, बट ये हम देंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम, सिमिलैरिटी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, मेक श्योर। लैब इन्वेस्टिगेशन अगर ABCD में कौन कौन सी करवाएंगे? A है तो anti-HAV IgM टेस्ट करवाएंगे और कंफर्म करने के लिए HAV RNA PCR करवाएंगे। B है तो HBS AG anti-HBC IgM करवाएंगे, कंफर्म करने के लिए HBV DNA PCR करवाएंगे। हेपेटाइटिस C है तो anti-HCV भी करवाएंगे और कंफर्म करने के लिए HCV RNA PCR करवाएंगे। अगर D है तो anti-HDV IgM IgG करवाएंगे और उसको कंफर्म करने के लिए HDV RNA PCR करवाएंगे। और अगर E है तो anti-HEV IgM करवाएंगे और कंफर्म करने के लिए HEV RNA PCR करवाएंगे। जर्नल टेस्ट हैं, जब देखो सबके तो स्पेसिफिक है ना। अब हम जर्नली कौन सी करवा सकते हैं? LFT करवा सकते हैं जिसमें ALT AST बिलिरुबिन सब बढ़ा हुआ होगा। PTINR करवा सकते हैं, CBC करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। इससे हमें लिवर में चेंजेस हमें पता चल जाएंगी।